हेलो दोस्तों। आज फिर हम संविधान की कक्षा के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। मूलाधिकार का जो रेस्ट पार्ट बचा था उसी के कंटिन्यूएशन में यह वीडियो रहेगा। अब आपको मैंने समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आर्टिकल 22 तक बता दिया था। अब उसके आगे की जो है हम लोग चर्चा करते हैं। अब उसके बाद बचता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो है दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में कहा गया है मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम से संरक्षण। तो अब मानव दुर्व्यापार क्या है? अब मानव दुर्व्यापार में 3-4 चीज़ें हैं, उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, इनकी सामान की तरह जैसे सामान हम खरीदते हैं वैसे खरीद फरोख्त न हो, एक ये कैटेगरी है। और महिलाओं और बच्चों का जो शोषण होता है, दुर्व्यापार, अनैतिक जो व्यवहार होता है उसके विरुद्ध है यह। अब जैसे देवदासी प्रथा थी, या आप यूरोपियन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें दासों का व्यापार होता था। अफ्रीका से लोग दास खरीद के यूरोप में ले जाते थे और बहुत ही खराब परिस्थितियों में उनसे काम कराते थे। अब बालात श्रम का मतलब क्या होता है? बालात श्रम का मतलब होता है कि बिना किसी पारिश्रमिक के किसी से काम कराना या उसको बंधुआ बनाकर बंधुआ मजदूरी कराना, ये बालात श्रम की श्रेणी में आते हैं। तो आर्टिकल 23 जो है इससे संरक्षण देता है। अगर ऐसी घटना किसी व्यक्ति के साथ घटित हो तो वह इसके संरक्षण के लिए न्यायालय जा सकता है। अब दूसरा आर्टिकल है हमारा कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध। यह आर्टिकल या अनुच्छेद, अब एक चीज़ मैं और बता दूं आपको आर्टिकल 23 में। जैसे मैंने कहा बालात श्रम में कि बिना पारिश्रमिक के श्रम नहीं कराया जा सकता, लेकिन इसका एक अपवाद है। राज्य किसी सार्वजनिक हित के लिए अगर कोई कार्य करे जिसमें पूरे समाज की भलाई हो तो यह राज्य को अधिकार है कि कुछ सार्वजनिक हित में कार्य पारिश्रमिक के बिना या मानक से कुछ कम पे वो करा सकता है। तो इसके विरुद्ध आप नहीं जा सकते हैं न्यायालय। अब चलिए अगले आर्टिकल 24 पे चलते हैं। आर्टिकल 24 यह कहता है कारखाने में। इसका अर्थ ये है कि प्रारंभ में ये कहा गया था कि बच्चों का मतलब 14 साल की उम्र तक, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में जैसे खान है, कोयले की खान है, या ऐसी परिसंकटमय स्थितियां जिन फैक्ट्रियों में या स्थलों में रहती हैं, परिसंकटमय गतिविधियां संचालित होती हैं जहाँ पर, वहाँ पर जैसे निर्माण कार्य है या मान लीजिए क्रेन से मिट्टी उठाई जा रही है, ऐसी जगहों पर जो है उनके नियोजन से उनको निषेध प्राप्त है इस आर्टिकल के तहत। मतलब वहाँ उनको नियोजित नहीं किया जा सकता है, 14 वर्ष की उम्र है। ठीक है। इसमें प्रारंभ में 18 प्रकार के व्यवसाय थे और 45 प्रकार की गतिविधियाँ थीं। खैर
उतना डिटेल जाने में मतलब नहीं है। 23-24 सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। इन सब पे मैं डिटेल वीडियो इसके बाद लेखपाल जो टारगेट हमारा है इसके बाद मैं बनाऊंगा। तो उसमें एक एक आर्टिकल्स पे कौन कौन, अब जैसे यहाँ पर कारखाना अधिनियम या बाल संरक्षण अधिनियम भी आएगा, तो ये सब चीज़ों का मैं विस्तार से चर्चा वहाँ पर आपसे करूँगा। अभी हमारा टारगेट है कि आप लोगों को किसी तरह से समय से पहले सारी सामग्री उपलब्ध करा दी जाए ताकि आप इस परीक्षा में सफल हो पाएँ। तो ये चीज़ें हैं। अब चलिए थोड़ा सा बाल श्रम पर चर्चा कर ही लेते हैं। ये जो 14 वर्ष की अवस्था थी और मैंने बताया आपको 18 प्रकार के कारखानों से इनको बैन किया गया था। लेकिन जब प्रारंभ में यह था कानून, तो इसमें यह प्रावधान नहीं था कि जहाँ संकटपूर्ण स्थिति न हो वहाँ बच्चों का नियोजन न किया जाए। यह केवल उन्हीं जगहों पर लागू होता था जहाँ परिसंकट में स्थितियाँ होती थीं। तो अमेंडमेंट किया गया 2016 में, और किसी भी स्थल पे, रेस्तरां में या कहीं भी इसको बच्चों के लिए बैन कर दिया गया। ठीक है, 14 से 18 साल आयु भी शायद कर दी गई है इसके द्वारा। तो ये आपका आर्टिकल 24 था, मतलब बच्चों को रोजगार से निषेध दिया गया है इसमें। अब अगला हमारा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 4 आर्टिकल हैं, 25, 26, 27 और 28। आर्टिकल 25 में जो है वह कहा गया है कि अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। मतलब अंतःकरण का मतलब है कि अपने आत्मा से व्यक्ति ईश्वर के जिस स्वरूप की पूजा करना चाहे उसको यह स्वतंत्रता है। अपने धर्म को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की उसको स्वतंत्रता है। उसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, स्वतंत्रता है। ये सब बातें जो है आर्टिकल 25 में की गई हैं। धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में आती है। तो इसमें एक संघ या समुदाय को यह अधिकार प्राप्त है, यह व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। तो मतलब एक संघ कुछ बना के या कोई धार्मिक कार्य कर रहा है, जैसे मंदिर है, ट्रस्ट टाइप का बना के जो है उसके प्रबंधन की व्यवस्था की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। अब आर्टिकल 27 में 27 में ये बात है कि आप जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसमें लिखा गया है कुछ विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर नहीं लगाया जा सकता है। राज्य जो है कर नहीं लगा सकता है। तो अब लेकिन शुल्क लगा सकता है। अब कर और शुल्क में अंतर है। जैसे कर जो है वो बाध्यकारी होता है, और शुल्क जैसे मान लीजिए कि धार्मिक स्थल पर पहुंचने के लिए या वहाँ के आसपास के विकास के लिए अगर कुछ शुल्क लगाकर उसका विकास करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन कर अध्यारोपित जो है नहीं कर सकती है राज्य सरकार उस पर। ये बात आर्टिकल 27 में कही गई है। 28 में ये कहा गया है कि कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता। जैसे मान लीजिए कि किसी का कुछ विश्वास है कि 6 बजे कोई पूजा की जाएगी, तो उसमें सबको सम्मिलित होना है। तो यह धार्मिक आचरण है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप 6 बजे आएंगे ही आएंगे। तो इस प्रकार का वर्णन इसमें किया गया है। अब नेक्स्ट जो है आपके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आते हैं 29 और 30 में। 29 में जैसे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है। अब चूँकि अल्पसंख्यक शब्द कहीं भी हमारे संविधान में परिभाषित नहीं है,
तो ये इस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। तो हित का संरक्षण का अर्थ ये होगा कि उनका जो भी पूजा पाठ है या जिस पद्धति को मानते हैं या कोई उनकी भाषा है, इस तरह के संरक्षण की बातें जो है इसमें है। और वही 29 में भी है, वो शैक्षणिक संस्था खोलने और चलाने की बात इसमें है कि कोई अल्पसंख्यक समुदाय अगर कोई शैक्षणिक संस्था खोलना चाहता है, उसका संचालन करना चाहता है, तो उसकी स्वतंत्रता इसमें दी गई है। तो ये रही आर्टिकल 29-30 की बात। 31 मैंने बताया था आपको संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया इसमें। अब नेक्स्ट आता है 32 पे। आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। यह अब देखिए, यह आर्टिकल जो है जितने मूल अधिकार हैं उनको जो है संरक्षा प्रदान करता है। तो यह ऐसा अधिकार है जो मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऐसे ही यह एक मूल अधिकार हो गया। अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ऐसा कहा है, तो इसके महत्व को समझा जा सकता है। तो ये 32 के बारे में है, आर्टिकल 32 के बारे में कि यह उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ इसके बारे में कि इसको संसद द्वारा निरसित नहीं किया जा सकता है, न ही संशोधन किया जा सकता है इसमें, आर्टिकल 32 में। तो यह चीज़ है। अब आर्टिकल 32 में ही 5 प्रकार की रीट का वर्णन किया गया है, मतलब दशाएं हैं वो जिसको जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद के तहत इस प्रकार की रीट दायर करता है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रीट संबंधी जो न्यायिक क्षेत्र हैं उनमें 3 महत्वपूर्ण अंतर हैं, उनकी भी मैं आज चर्चा कर लेता हूँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हुआ है तभी इन 5 रीटों की, ये जो मैंने लिखा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, हेबस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, ये जो है इसको अंग्रेजी भी मैंने लिख दी है, आप भी इसकी इंग्लिश भी देख लीजिएगा, क्योंकि सीधा सीधा कभी हेबस कार्पस को वारंटो मैंडमस जो है पूछता है, ठीक है, तो आप वहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए इसकी इंग्लिश भी जाने रहिएगा। अब मैं बात बता रहा था कि 3 जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, वो इनका रीट संबंधी न्यायिक क्षेत्र में जो है क्या अंतर है। पहला आधार मैं बता रहा हूँ आपको अंतर, कि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स में ही रीट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट के तहत रीट तो जारी कर ही सकता है, साथ ही अन्य किसी उद्देश्य के लिए भी जारी कर सकता है। अब अन्य किसी उद्देश्य की व्याख्या ये की गई है कि कोई सामान्य कानूनी अधिकार है, उसके खिलाफ भी जो है वो हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। तो अच्छा, अगर यहाँ देखा जाए तो हाई कोर्ट का न्यायिक क्षेत्र इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अधिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकता है और हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अन्य किसी उद्देश्य के लिए भी कर सकता है। अब एक अंतर ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है भारत के किसी भी व्यक्ति के मूलाधिकार का अगर उल्लंघन हुआ है तो उसके खिलाफ रीट जारी कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट केवल जिस राज्य में उसका क्षेत्राधिकार है उसी के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं
उन पर ये कर सकता है। तीसरी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई से मना नहीं कर सकता है। अगर मूलाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और किसी को उसके खिलाफ रिट जारी करनी है तो सुप्रीम कोर्ट को करना ही करना है, लेकिन हाई कोर्ट एक आधार पे इससे मना कर सकता है कि वो उसके न्यायिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो यही बेसिक तीन जो है रिट संबंधी अंतर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि एक आर्टिकल है 359, जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होती है तो उस दौरान राष्ट्रपति मूलाधिकारों में कमी या स्थगन इसका कर सकता है। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि अभी तक तो हम बता रहे थे कि मूलाधिकारों को मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ स्थितियां हैं तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 359 के तहत इसको कम या कुछ समय के लिए होल्ड पे इसको रखा जा सकता है। और अब चलिए रिट जो है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। संसद जो है विधि बनाकर, जैसे हम लोग जानते हैं रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और हाई कोर्ट को है, लेकिन संसद नियम बनाकर लोअर कोर्ट को भी अधिकार दे सकती है। ये वर्णन है संविधान में। तो अब चलिए देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबस कॉर्पस। अब नाम से ही यह लग रहा है कि बंदी को प्रत्यक्ष करना है। यह लैटिन शब्द है हेबस कॉर्पस। तो इसका यही अर्थ होता है कि जो भी बंदी है उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यह न्यायालय क्या करता है, आदेश देता है कि ऐसा किया जाए। तो अब यह किसके खिलाफ जारी होता है यह रिट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे बंदी को प्रत्यक्ष मतलब सशरीर उपस्थित किया जाए। अब यह उसमें न्यायालय जांच करता है। अब ये कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को बंधुआ बनाया है, या कोई अधिकरण सार्वजनिक अधिकरण हो सकता है, पुलिस हो सकती है, या फिर कोई आसूचना एजेंसियां हो सकती हैं। इस तरह का जो है कोई अगर सार्वजनिक प्राधिकरण या कोई व्यक्ति किसी को बंदी बना लेता है तो उस दशा में जो है कोर्ट मतलब न्यायालय या आदेश जारी करता है कि इसको सशरीर हमारे समक्ष उपस्थित किया जाए। अब उपस्थित करने के बाद उसके अपराध की या हिरासत में लिए जाने की जांच न्यायालय करता है। इसमें अगर वह उसकी गिरफ्तारी को अवैध पाता है तो वह आदेश दे सकता है वहीं से कि इसको जो है मुक्त किया जाए। ठीक है, ये है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब कुछ स्थितियां हैं जिसमें इनको जारी नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि न्यायालय के अवमानना में उनको वो किया गया है या गिरफ्तारी कानून सम्मत हो, तब इस प्रकार के रिट जो है जारी नहीं किए जा सकते हैं। तो ये है। दूसरी चीज़ है परमादेश। परमादेश आदेश ऐसे ही लग रहा है नाम से ही, तो इसका अर्थ होता है न्यायालय आदेश जारी करता है, मतलब हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण होता है। जैसे कोई सार्वजनिक अधिकारी है, अधीनस्थ न्यायालय है, या सरकार है, या फिर कोई कॉरपोरेशन है, निगम है, उसके खिलाफ जो है यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। किस स्थिति में होगा, जैसे मान लीजिए कोई लोक कर्तव्य है, संवैधानिक अधिकार मतलब उसको दिया गया है कि यह कार्य आपको करना है,
और वह उस कार्य को नहीं करता है, किसी गलत तरीके से करता है या मतलब अवैध रूप से करता है, तो उस कार्य को रोक सकता है न्यायालय, रोकने का आदेश दे सकता है कि इस अवैध कार्य को आप मत करिए। या फिर कोई कार्य नहीं कर रहा है, मान लीजिए उसका यह दायित्व है कि वह किसी सार्वजनिक कार्य को करे और कोई अधिकारी है, सरकार है, वह नहीं कर रही है, तो परमादेश रीट के थ्रू कोर्ट आदेश दे सकता है कि आप इस कार्य को करिए। अब तीसरा आता है आपका प्रतिषेध। इसमें क्या होता है कि न्यायालय प्रतिषेध का मतलब, प्रोहिबिशन का मतलब अगर देखिए तो मना करना होता है, रोकना होता है, ठीक है। तो इसमें न्यायालय क्या करता है कि किसी कार्य को रोक देता है। जैसे कोई वरिष्ठ न्यायालय है, वो अधीनस्थ न्यायालय को या अर्ध न्यायिक कोई अभिकरण है, उसको यह आदेश देता है कि इस कार्य को आप रोकिए। क्यों रोकिए? एक प्रश्न यह बनता है। तो आपको प्रतिषेध और उत्प्रेषण में एक बहुत बारीक अंतर होता है, मैं आपको साथ ही साथ दोनों को बता देता हूँ। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि प्रमाणित होना या सूचना देना, ठीक है। इसमें जब कोई विषय पर डिसीजन नहीं दिया गया होता है और उत्प्रेषण में मान लीजिए अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाके प्रतिषेध में सुनवाई की जाती है किसी भी लोअर कोर्ट द्वारा या अर्ध न्यायिक अधिकरण द्वारा, इसमें जो है सुनवाई चल रही होती है और उत्प्रेषण में डिसीजन हो चुका होता है। अब इनके क्षेत्राधिकार में जो है लोअर कोर्ट के या फिर अर्ध न्यायिक अधिकरण के वह बात नहीं है, लेकिन वह उस पर सुनवाई कर रहे हैं। अगर सुनवाई अभी कर रहे हैं, प्रक्रिया जारी है, कार्रवाई मतलब चल रही है, और उस केस को मंगा लेता है इसी रीट के थ्रू। किसके रीट के थ्रू? प्रतिषेध के रीट के थ्रू। और उत्प्रेषण के थ्रू क्या है कि मान लीजिए कोई डिसीजन हो गया है, गलत तथ्यों के आधार पर डिसीजन हो गया है, या फिर क्षेत्राधिकार उस कोर्ट का नहीं था जिसने यह डिसीजन दिया है, तो अपर कोर्ट क्या करता है कि यही उत्प्रेषण के रीट के थ्रू उसको अपने पास मंगा लेता है। अब एक लास्ट बचता है आपका अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब है को वारंटो, मतलब इसमें क्या करता है कोर्ट कि वारंट जारी करता है और उसके थ्रू पूछता है कि आपका प्राधिकार क्या है। मतलब यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद को धारण कर लिया होता है, मतलब लो पब्लिक ऑफिस को होल्ड किए हुए अवैध रूप से, तो उसके खिलाफ जो है यह रिट जारी की जाती है। मतलब कि किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनधिकरण मतलब अधिकार ग्रहण को अवैध रूप से जो अधिकार ग्रहण किसी पद का करना है, उससे रोकता है यह रिट, ठीक है। अब इस 4 जो शुरू के आप रीट देख रहे हैं, इन रीटों में जो प्रभावित व्यक्ति होता है वही जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। लेकिन अधिकार परीक्षा के संबंध में कोई व्यक्ति जा सकता है, वो पीड़ित हो न हो, कोई भी व्यक्ति जा सकता है। तो ये एक अंतर महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर। तो ये रहा यहाँ पर आपका 32। अब देखिए 33, 34 और 35 3 आर्टिकल और हैं, कभी किसी एग्ज़ाम में ये आए नहीं हैं। तो हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ, और मैं टेलीग्राम पे भी इसको डाल दूँगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं। जैसे संविधान 33 में, आर्टिकल 33 में कहा गया है कि भाग 3
संविधान के भाग 3 का अपवाद गठित करना है। इसमें मतलब कि जो मूलाधिकार प्राप्त हैं वो कुछ विशेष परिस्थितियों में रोके जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई केंद्रीय सशस्त्र बल का सैनिक हो, या सूचना का अधिकारी हो, या सार्वजनिक पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति हो, या टेलीफोन एक्सचेंज में, या मतलब कोई गोपनीय चीज़ हो उसको वो रखना हो, तो उन व्यक्तियों पर जो है कुछ नियंत्रण संसद विधि द्वारा लगा सकती है। ठीक है, ये है। अब 34 में है कि मान लीजिए कहीं मार्शल लॉ लागू हुआ हो, या मतलब सेना कोई कहीं परिस्थितियां बिगड़ी हुई हो, तो वहाँ की स्थिति में सारे मूलाधिकारों को नहीं दिया जा सकता है, तो वहाँ भी संसद उस क्षेत्र के लिए कुछ समय के लिए विधि बना सकती है। ये 34 में इसका है। और 35 में यह कहा गया कि कुछ आर्टिकल हैं, जैसे 16(3) है, या 32(3) है, 33 आर्टिकल 33 है, 34 है। इस पर केवल संसद जो है इसके संबंध में विधि बना सकती है। तो खैर ये बहुत इम्पोर्टेंट 33, 34, 35 नहीं है आर्टिकल। तो ये आपके मूलाधिकार रहे। इसमें मोटा मोटी आप लोगों को जो मैंने बताया, कुछ चीज़ें मैंने बहुत वाइड करके बता दी आपको, तो सीधा आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल से सीधा क्वेश्चन आते हैं आपके, और भी जो संभावनाएं बन सकती थी उसको मैंने बता दिया। अब ये भाग 3 आपका ख़त्म होता है, और इसके बाद हम लोग जो है नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे। और अब से हम लोग प्रयास करेंगे कि रोज़ 2 वीडियो जो है 4:15 बजे के आसपास से एक पढ़े आप लोगों के लिए, और एक जो है 7, 7:15 के आसपास। तो और काफ़ी हम लोगों ने कोर्स कवर कर लिया है, तो अब रोज़ जो है 1-2 करके जो है महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। तो अब इस क्रम में आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो भी लेखपाल या अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं उन तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाएं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो तक